पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, हम आगे आते हैं अपने पे। हमने CMRR तक देखा, अब हमारे पास एक नया पैरामीटर है सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो। जाहिर सी बात है कि सप्लाई वोल्टेज के आधार पे जो परिवर्तन होने वाला है, उस परिवर्तन को नेग्लेक्ट करने की काबिलियत ही सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो कहलाएगी। होता क्या है कि आपने ऑफसेट की बात करी, आपके सामने में एक ओपेम्प है, माइनस पिन एंड प्लस पिन है आपके दिए गए, और यहाँ पे आप ऑफसेट नंबर की पिन्स भी रखते हो, 1 नंबर की पिन और 5 नंबर की पिन, 6 नंबर का आउटपुट है। यहाँ पे आप अपने V प्लस एंड V माइनस भी रखते हैं। तो V प्लस और V माइनस में अगर आपने थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया है, तो जाहिर सी बात है इंटरनल सर्किटरी में भी वोल्टेज की वैल्यूज बदल जाएगी। आपने पहले 12 वोल्ट दिया था, अब आप पहले 15 वोल्ट दे रहे हो, तो 12 वोल्ट से 15 वोल्ट जाने में अंदर में हो सकता है कोई ना कोई ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो गया होगा। उस ट्रांजिस्टर के एक्टिवेट हो जाने के कारण आपका जो 1 नंबर का पिन और 5 नंबर का पिन था जिसपे आप ऑफसेट क्रिएट करते थे, वो ऑफसेट की वैल्यू बदल जाएगी, तो फिर से आपको ऑफसेट की वैल्यू अलग से रखनी पड़ेगी। तो यह जो परिवर्तन है ना, इसी परिवर्तन को हम बोलते हैं सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो। इसकी वैल्यू हम कैसे देते हैं, डेसिबल में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसका रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं। रेशियो के लिए आपके सामने में होल्ड कीजिएगा। नाउ इट इज गिवन एज V इनपुट ऑफ डिफरेंस, आपका जो इनपुट डिफरेंस दे रहे हो पर सप्लाई वोल्टेज V जो दे रहे हैं, I आउटपुट, पिन पे लगने वाली डिफरेंस, यानी कि पिंस पे आप डिफरेंस दे रहे हो, वो डिफरेंस कितना होगा विद इनपुट चेंज ऑफ इतना, तो डेल्टा ऊपर में डेल्टा नीचे में, चेंज इंपॉर्टेंट रह जाएगा। अप्रोक्सीमेटली ये 150 माइक्रोवोल्ट प्रति वोल्ट पे चेंज लगता है, यानी कि 150 माइक्रोवोल्ट पर वोल्ट चेंज, यानी 12 वोल्ट से 13 वोल्ट जाओगे तो ऑफसेट वैल्यू अगर 0 माइक्रोवोल्ट थी तो 150 माइक्रोवोल्ट की हो जाएगी। और फिर इसको कुछ लोग डेसिबल में भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपको अलग से लॉगरिथमिक टेबल में जाके डेसिबल में कैलकुलेट कर दो, बड़ा आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोअर वैल्यूज चाहते हैं, 6 माइक्रोवोल्ट तक की एक्सपेक्टेशंस रहती है। हम जब डेटा शीट देखेंगे तो हम पता करेंगे कि हमारे ओपेम्प जो 741 आईसी उसमें कितने रहती है, तो 150 माइक्रोवोल्ट प्रति वोल्ट से लेकर 6 माइक्रोवोल्ट प्रति वोल्ट तक रहती है। तो 741 के लिए 99% यही वैल्यूज रह जाती है। इसके दूसरे नाम भी हैं, एक नाम है पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो और एक दूसरा नाम है इसका पावर सप्लाई सेंसिटिविटी, यानी कि इनपुट वोल्टेज के परिवर्तन पे ऑफसेट वोल्टेज में परिवर्तन कितना हो रहा है, उसको हम बोलते हैं सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो, SVRR या PSRR या PSS। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूं, ध्यान रखेंगे, SVRR, PSRR या PSS, ये तीनों शॉर्ट फॉर्म्स एग्जाम में पूछ सकते होंगे, ध्यान रखेंगे इस बात के लिए। नेक्स्ट वन जो हमारे पास में है दैट इज लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन, इसको हम ओपन लूप गेन भी बोलेंगे। ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन मतलब कि हम ओपन पे कुछ फीडबैक नहीं प्रोवाइड करें। फीडबैक का मतलब होता है आउटपुट का कुछ हिस्सा लेकर इनपुट में देना। एग्जाम्पल के लिए ट्रैफिक लाइट सिस्टम समझ सकते हो, ट्रैफिक लाइट या फिर ट्रैफिक लाइट स्क्वायर, जहाँ पे पुलिसमैन खड़ा रहता है। अगर पुलिसमैन नहीं और लाइट सिस्टम लगी गई है तो हर एक लाइट जो होगी वो 5 सेकंड के लिए लाल रहेगी, 5 सेकंड के लिए हरी हो जाएगी, और ये साइकिल अगर चलता रहेगा तो सुबह के टाइम में किसी एक वे में ट्रैफिक ज्यादा जाती है, सपोज दैट लेफ्ट टू राइट ट्रैफिक ज्यादा जा रही है, तो वाला रास्ता जाम हो जाएगा बिकॉज वहां पे लोग ज्यादा आ रहे हैं। दूसरे वाले 3 रास्ते खुले रहेंगे बिकॉज वहां पे ट्रैफिक कम रहेगी। लेकिन अगर वहां पे एक पुलिसमैन रहेगा तो वो क्या देखेगा कि नहीं भाई, जिधर ज्यादा लोग आ रहे हैं उसको थोड़ा ज्यादा देर के लिए 5 सेकंड के लिए लाल रखूंगा, तो हरा रखने के लिए उसको मैं 15 सेकंड दे दूंगा, ताकि कम देर के लिए बंद किया जाए, ज्यादा देर के लिए खोला है, तो ट्रैफिक सही रह जाएगी। तो इसको हम फीडबैक बोलते हैं। ट्रैफिक लाइट का जो पुलिसमैन था वहां पे जो खड़ा था ट्रैफिक पुलिसमैन, उसने आउटपुट को देखते हुए इनपुट में कुछ परिवर्तन किया और फिर से आउटपुट को सुधार दिया, इसको बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। ये हो कैसे रहा होता है, सर्किल में एक सिस्टम है आपके पास में, यहाँ पे दैट इज योर सिस्टम, आप इनपुट देते हो, उसके आधार पे कुछ आउटपुट मिलता है, इसको हम बोलते हैं ओपन लूप। लेकिन अगर यहाँ पे आउटपुट का कुछ हिस्सा लेके उसके साथ में कुछ छेड़खानी करके फिर से इनपुट में फीड कर दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर यही लाल वाले को अगर मैं इनपुट में जोड़ दूं तो बोलूंगा पॉजिटिव फीडबैक, लाल वाले को इनपुट में घटा दूं तो बोलूंगा निगेटिव फीडबैक। एक स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा,
नेगेटिव फीडबैक इज ऑलवेज एडवांटेजियस फॉर द सिस्टम। ये ब्रह्म वाक्य है, नेगेटिव फीडबैक इज ऑलवेज एडवांटेजियस। इसको चेक करने के लिए कंट्रोल सिस्टम में आप डाल के चेक कर सकते होगे। जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे तब माइनस डाल के चेक करना कि सिस्टम का स्टेबिलिटी क्या है, प्लस डाल के चेक करेंगे सिस्टम स्टेबिलिटी क्या रहेगी। तो ओपन लूप का जो गेन है वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर ए से। ओपेम्प के लिए डेट इज रिप्रेजेंटेड, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 लाख के आसपास होती है। यानी कि अगर आपने इसके इनपुट में 1 माइक्रोवोल्ट दिया होगा, जो कि वोल्टेज डिफरेंस हो गई प्लस वाली पिन और माइनस वाली पिन के बीच में, उस डिफरेंस पे अगर आपने 1 माइक्रोवोल्ट दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 × 10⁵ से, और आउटपुट कितना मिल जाएगा आपको, 2 यानी कि 0.2 वोल्ट के आसपास मिल जाएगा। तो सोचो कि अगर 1 वोल्ट कोई इनपुट अगर दे दे तो 2 लाख वोल्ट आउटपुट मिलना संभव है क्या? कोई जवाब दे सकता है इसका? अगर मैं इनपुट पे 1 वोल्ट दे दूं तो क्या 2 लाख वोल्ट आउटपुट मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि यह जो एम्प्लीफिकेशन होती है वह लिमिटेड है मेरे इनपुट वोल्टेज के VCC और VEE का। ऊपर जाके जरा सर्किट देखिए, यहां पे इस प्रकार की सर्किट, ये रही ओपेम्प वाली, ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने कर रखा था। ठीक है, ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने किया हुआ है, इसके अंदर में एक गेन फैक्टर चल रहा होगा, इसको मैं ए मान लेता हूं, ए है इसके अंदर में। लेकिन 1 वोल्ट दोगे तो 2 लाख वोल्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज ये जो VCC पॉजिटिव और VE निगेटिव है, यही तो एम्प्लीफिकेशन में हेल्प करेंगे ना जी। तो इसकी लिमिट से आउटपुट ज्यादा मिलने वाला आपको है नहीं, दैट इज द लिमिट पॉइंट्स। 1 वोल्ट दोगे तो 15 वोल्ट से ज्यादा नहीं मिलेगा, 15 वोल्ट से निगेटिव 15 से ज्यादा नहीं मिलेगा, दैट इज द बाउंड्री लिमिट। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वाइवा में पूछे जाते हैं कि अगर गेन 2 लाख है तो 1 वोल्ट दूंगा तो आउटपुट कितना मिलेगा, तो उसको ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो ओपन लूप गेन ऑफ ए ओपेम्प इज ऑल्सो कॉल्ड एज लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन। इट इज ए वेरी वेरी हाई गेन, और फॉर ओपेम्प 741 IC यह जो रहती है वो 2 लाख के आसपास रहती है। हालांकि हम ओपन लूप में ट्रांजिस्टर को या फिर ओपन लूप में ओपेम्प को इस्तेमाल ज्यादा करते नहीं है, तो 2 लाख आपको दिखाई देगा नहीं, ज्यादा छोटा ही दिखाई देता है। बट हाँ, कैलकुलेशंस के लिए और थोड़े बहुत बेसिक थ्योरीज के लिए इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज स्लीव रेट, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। स्लीव रेट यह बताता है कि आपने इनपुट में कुछ फ्रीक्वेंसी में चेंज किया, यानी कि आपका कुछ इस प्रकार से है, ये सिग्नल दे रहे थे, आपको आउटपुट इसके हिसाब से कुछ बूस्ट होके मिल रहा था। मान लेता हूं कि आउटपुट आपको इस प्रकार से मिल रहा था। अभी अचानक से इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 1 जिसको मैं मार्कअप कर रहा हूं, वहां पे अचानक से ही आपने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ा डाली। तो क्या ओपेम्प इस चेंज फ्रीक्वेंसी को समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा? तो जितनी तेजी से आपने सिग्नल चेंज किया हुआ है, तो हो सकता होगा कि अपने पुराने सिग्नल को ही कंटिन्यू करता जाएगा, और थोड़ी देर के बाद इसको समझ में आया कि नहीं भाई इनपुट चेंज हो चुका हुआ है। तो ये समझ लगने में इसको जो गैप लगती है उसको हम बोलते हैं स्लीव रेट, कि इनपुट में परिवर्तन करने पे आउटपुट कितने देर में मिल जाता है। मैं 5 वोल्ट इनपुट दे रहा था, मेरे को 10 वोल्ट आउटपुट मिल रहा था। 5 से 6 किया तो 10 से 16 होने में कितना समय लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्लीव रेट। जितना तेज होगा उतना अच्छी बात है। डेफिनेशन देख लीजिए इसका, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट ऑफ टाइम। आउटपुट वोल्टेज चेंज होने में समय कितना लगता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट्स पर माइक्रोसेकंड में। यह क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इंडिकेट्स हाउ रैपिडली द आउटपुट ऑफ एन ओपेम्प कैन चेंज इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन इनपुट फ्रीक्वेंसी, या इनपुट जो दे रहे हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड के आसपास की वैल्यूज में होता है। 741 IC के लिए इतनी ही होती है ये, वोल्ट पर माइक्रोसेकंड में। यहां तक क्लियर है सभी के लिए? किसी को डाउट हो तो पूछिए मित्र। नेक्स्ट वन जो हमारे पास में है, दैट इज गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, इन शॉर्ट हम गेन के बारे में ही जानते हैं, बैंडविड्थ के बारे में जानते हैं। बेसिकली इसका फोकस जो है वो बैंडविड्थ पे है। गेन तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है भाई कि ए जो है वो कितनी है, ए इज वेरी वेरी हाई। लेकिन बैंडविड्थ अभी हमने डिफाइन नहीं किया। बैंडविड्थ क्या चाहते हो कि कोई ओपेम्प अगर है तो इनपुट में 0 हर्ट्ज से लेके इनफाइनाइट हर्ट्ज तक इनपुट दूं तो भी आउटपुट मिलता रहे,
उसको फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है दोस्त, क्योंकि कोई भी जो डिवाइस होती है उसकी एक औकात होगी। तो जो आउटपुट गेन मिलने वाला है वह फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी इसकी हम प्लॉट करते हैं। यानी कि अगर 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उसमें गेन कितना मिला, तो गेन फुल मिल रहा है, गेन को हम 1 से लेकर 0 तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो गेन फुल मिला, 1 मिला, तो उसको हम बोलेंगे 1 हर्ट्ज इज योर गेन एंड बैंडविड्थ का प्रोडक्ट। तो ऊपर वाला है बैंडविड्थ यानी कि फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ को हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, एंड दैट इज गेन को ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये देखा गया कि भाई मैं अगर 10 मेगा हर्ट्ज का सिग्नल देता हूं तो मेरी गेन घटकर 0.1 ही रह जाती है, तो मेरी ये कितनी मिल जाएगी आपको गेन, ये हो जाएगी 1 मेगा हर्ट्ज हो जाएगी। तो मैं बोलूंगा कि इसकी गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट 1 मेगा हर्ट्ज हो गई हुई है। स्क्रीन पे मैं भी यहाँ पे शो कर, थोड़ा सा माइनस कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट होगी। बैंडविड्थ 1 हर्ट्ज दिया, गेन पूरा का पूरा मिल रहा था, तो आपको गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट 1 हर्ट्ज हो गया। लेकिन अगर आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी जो बैंडविड्थ थी वह 10 मेगाहर्ट्ज थी और उस 10 मेगाहर्ट्ज पे आपकी गेन जो थी, गेन फैक्टर घट के 0.1 हो गई, योर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इज 1 मेगाहर्ट्ज। एक 741 आईसी के लिए जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है, 741 आईसी के लिए, ओपेम्प के लिए गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ये अप्रोक्सीमेटली 1 मेगाहर्ट्ज के आसपास होता है। यानी कि 0 से लेके 1 मेगा हर्ट्ज तक की इनपुट दोगे तो आपको गेन फुल ऑन मिल रहा होता है। 1 मेगा हर्ट्ज के बाद 2 मेगा हर्ट्ज तक जाएंगे तो गेन आधी हो जाती है। इसके हिसाब से डेटा शीट हम देखेंगे। यहां तक हमारे पास पूरी कहानियां रही अपने एक ओपेम्प को लेते हुए। इसके बाद हम इसकी डेटा शीट पे एक नजर जरा फटाफट लगाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस पे। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने में मैं ओपेम्प की LM741 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स की डेटा शीट शेयर कर, रेफरेंस हमने टेक्सास का ही लिया हुआ है। यहाँ पे आईसी का देखेंगे आप, यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने में इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी गई है। CDP IP यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एंड नोट यहाँ से CDP IP यहाँ पे जो एरो पे लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज सेरामिक ड्वेलिंग पैकेज या प्लास्टिक। सेरामिक या प्लास्टिक में अलग अलग पैक करके इसको बेचा जाता है, तो ज्यादा इस पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बस पैकेज का क्वालिटी होती है ये चीजें। नेक्स्ट नीचे उतरते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑफसेट सेट करने के लिए इसकी सर्किट बना रखी हुई है, किस प्रकार से ऑफसेट सेट करते हैं। 741 से लेकर यहाँ पे 741C तक की वैल्यूज लिखी गई, LM741A, LM741 से LM741C, अलग अलग वोल्टेज रेंज होती हैं। सप्लाई वोल्टेज कितनी होगी, तो 741C के लिए जो मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलरली अवेलेबल होती है 18 वोल्ट तक किया जा सकता है, उससे ज्यादा दोगे तो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। बाकी देखिए डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज जो है ये इतना डिफरेंस दे सकता है, यानी कि पॉजिटिव पिन और नेगेटिव पिन के बीच का जो डिफरेंस होगा वह 30 वोल्ट से ज्यादा नहीं देना, नहीं तो फिर डैमेज कर जाएगा। बाकी सारे वोल्टेज जो हैं वो सब लिखे हुए हैं, टेम्परेचर सारे लिखे रहते हैं। ये उसकी हैंडलिंग प्रिकॉशंस रहती हैं। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी, ये हमारे काम की चीज रहेगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का जो पैरामीटर है, देखिए यहाँ पे 6 मिली वोल्ट है मेरे 741 आईसी के लिए। हम 741 को ही और सी वाले चित्र को ही जिक्र कर रहे होंगे, दैट इज गिव्स एन एवरेज वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक हम इसको क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी स्क्रीन पे दिखाई देंगे, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे एक साथ ही दिख रहे हैं हमारे पास। ऑफसेट वोल्टेज एडजस्टमेंट रेंज जो है, यानी कि इनपुट वोल्टेज रेंज जो रहेगी, देख रहे हैं 15 मिली वोल्ट का रेंज रहता है इसका, उसके अंदर में आपकी सेटिंग मिल जाएगी। इनपुट ऑफसेट करंट यानी कि दोनों का डिफरेंस, पॉजिटिव पिन और नेगेटिव पिन पे जाने वाली करंट का डिफरेंस, जो कि है 200 नैनो एम्पियर से 300 एम्पियर मैक्सिमम है, बट एवरेज वैल्यू तो 20 नैनो एम्पियर ही रहती है। इनपुट बायस करंट यानी एवरेज करंट इनपुट में कितनी जाएगी, वह देखिए यहाँ पे 500 नैनो एम्पियर के आसपास है, एवरेज 80 नैनो एम्पियर रहती है। अच्छी क्वालिटी का लोग थोड़ा कम भी मिलता है, बट ठीक है। यहाँ पे भी इनपुट रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज Z1, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ZI से, इंपिडेंस ऑफ इनपुट, या RI से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ लोग। इसकी वैल्यू देखिए कितना है, मेगा ओम में है, एंड दैट वैल्यू इज टिपिकली 2 मेगा ओम के आसपास वैल्यू रखी हुई है, दैट इज वेरी वेरी ह्यूज वैल्यू। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ से, इसको क्लियर करता हूँ सारी चीजों को, नीचे आते हैं कुछ और काम की चीज। हाँ यहाँ पे, ओहो गुड 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 गुड, लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन जो हमारे काम की चीज, अभी हमने बताया लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 200 वोल्ट पर मिली वोल्ट, यानी कि गेन इतना मिल रहा है, 1 मिली वोल्ट दोगे तो 200 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है। अपना माइक ऑफ रखेंगे दोस्त। 200 मिली वोल्ट के
ध्यान यहाँ पे रखनी है आपको, 200 वोल्ट पर मिली वोल्ट रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि मैं यहाँ पे अगर लिखूं तो 200 वोल्ट मिल रहा है। अगर आप मिली वोल्ट दे रहे हो तो नीचे में 1 मिली वोल्ट लिखा, मिली को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगी, 200 में 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो 200 में 1000 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 और ऊपर में 3 जीरो और लगा दोगे, 1 2 और 3, ये कितना हो जाएगा, 2 लाख के आसपास मिल जाएगी आपको। तो आउटपुट इसका जो गेन रखा, जो ए की वैल्यू हो गई है वह 2 गुणे 10 की पावर 5, यानी कि अगर 1 वोल्ट इनपुट में दोगे डिफरेंस पे तो 2 की पावर 5 वोल्ट मिल जाता है, जो कि संभव नहीं है इतना हाई वोल्ट मिलना। इसीलिए ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं पर मिली वोल्ट या पर माइक्रो वोल्ट में, जो कि जाहिर सी बात है कि लिमिटेड रहेगी आपकी वीसीसी सप्लाई से। 15 वोल्ट और -15 वोल्ट की औकात से बाहर ये वोल्टेज दे नहीं सकता। हम आगे इस पर जिक्र करेंगे जब देखेंगे तब, इस बात को ध्यान रखेंगे। डेटा शीट पढ़ना सभी को आना चाहिए। वे मैं वाइवा अगर ले रहा हूँ तो यहीं पे रिप्रेजेंट कर देंगे, डेटा शीट खोल के रखी जाएगी, वैल्यूज पूछी जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास में दिख रहे हैं डेटा शीट से। दैट इज अ कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR, जो कि यहाँ पे 90 डेसिबल के आसपास वैल्यू मिल रही है, नॉइज को रिजेक्ट करने की वैल्यूज। सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो, इनपुट वोल्टेज का जो परिवर्तन है वो 96 डेसिबल तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हटा सकते होंगे। इसको हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट पर माइक्रो वोल्ट में, पर उसको डेसिबल में हम कन्वर्ट कर सकते होंगे। नेक्स्ट वन इज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ देखिए इसकी कितनी है, मेगाहर्ट्ज, यानी कि वो 1.5 मेगाहर्ट्ज के आसपास की मैक्सिमम ऑपरेटेबल फ्रीक्वेंसी है। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दोगे तो इसकी गेन जो होगी वह खत्म हो जाएगी, कम होने लग जाएगी, उसकी जिम्मेदारी कंपनी नहीं ले रही है। स्लीव रेट, इनपुट चेंज करने पे कितनी फटाफट आउटपुट चेंज हो जाएगी, वह कितनी रिप्रेजेंटेड है, 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकंड, यानी कि 1 माइक्रो सेकंड के अंदर आधा वोल्ट ये चेंज कर देगा। तो अगर आपको 2 वोल्ट का चेंज चाहिए तो आपको कम से कम 4 या 8 माइक्रो सेकंड्स आपको इंतजार करने पड़ेंगे। ये सारी की सारी यहाँ पे वैल्यूज रही इसकी, इस प्रकार से डेटा शीट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट आगे जा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज स्कीमेटिक डायग्राम, जो आपको शो किया ही गया था पहले भी, इस पे ही हम डिस्कशन कर रहे थे, इसी का रेफरेंस लेकर चल रहे थे। एंड इसकी पैकेजिंग इन्फॉर्मेशंस और किस प्रकार से हम ऑर्डर करते हैं। जब आप कंपनी में काम करेंगे तो आपको बल्क में ऑर्डर करनी पड़ेगी, 1 या 2 से काम नहीं चलेगा। तो बल्क ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे सारी चीजें जानकारी दी गई होती हैं। और इसकी मैकेनिकल ड्राइंग, जब आप इसको अपनी किसी सर्किट में डाल रहे होगे तो इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, पीसीबी पे कहाँ पिन करनी होगी, इसकी दोनों टांगों के बीच में होल्स कितने रखने, ये सारी जानकारी यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करके रखते हैं इसकी। तो डेटा शीट डाउनलोड करके रखें, हर रोज देखते रहें, आप इसको ध्यान में रखे काम करेंगे। यहाँ से इसको हम होल्ड अप करते हैं। यहाँ तक की जानकारी के बाद, डेटा शीट की पूरी विवेचना करने के बाद हम अपने पे आ रहे हैं कि एक आइडियल ओपेम्प क्या होना चाहिए। प्रैक्टिकल ओपेम्प ही यूज करने वाले हैं, बट आइडियल ओपेम्प की जानकारियां अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको प्रैक्टिकल ओपेम्प को समझने में थोड़ी सहूलियत रहेगी। हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, व्हाट आर आवर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर आवर एक्सपेक्टेशंस, हम एक्सपेक्टेशंस क्या चाहते हैं। कोई भी एक सर्किट है, डिवाइस है, ब्लॉक डायग्राम है, ये ओपेम्प है मान लेता हूं। आप चाहते क्या हो, क्या इसके इनपुट में सिग्नल देकर आउटपुट चाहते हो, नहीं, हम लालच चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 0 इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए, आप यही एक्सपेक्ट करते हो। तो इसके अंदर जो जाने वाली करंट है, आप चाहते हो कि करंट अंदर जाए ही नहीं। वी वांट नो इनपुट करंट, कि हमें खर्च ना करना पड़े, हमें मेहनत ना करनी पड़े इसके देने के लिए। तो ये तभी संभव है जब इसकी आर इनपुट इनफाइनाइट हो जाए। तो एक आइडियल ओपेम्प की इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी और इसकी जो इनपुट करंट होती है ओपेम्प के टर्मिनल्स पे, या तो माइनस वाले टर्मिनल पे या प्लस वाले टर्मिनल पे, माइनस टर्मिनल हो या प्लस टर्मिनल हो, इस पे जाने वाली करंट की वैल्यू आप 0 एम्पियर्स चाहते हो। इन दोनों को ध्यान रखना। ओपेम्प के कैलकुलेशंस करने के लिए यही पॉइंट ब्रह्म वाक्य की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ए ओपेम्प इज इनफाइनाइट and there is ideally zero current flowing inside an op-amp. op-amp के अंदर इनपुट पे वैसे तो VCC एंड VEE से सिग्नल जाएंगे, लेकिन 2 नंबर की पिन और 3 नंबर की पिन से करंट अंदर नहीं जाएगा। इन शॉर्ट की जब ये op-amp की सर्किट बना रहे हैं, यहाँ पे माइनस एंड प्लस टर्मिनल, यहाँ पे प्लस VCC रहेगा, नीचे में माइनस VEE रहेगा, जो आपके स्क्रीन पे हम शो कर रहे हैं, दैट इज आउटपुट। यह है
इन्वर्टिंग इनपुट, ये है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो करंट जो है इन्वर्टिंग वाले में नहीं जाएगा और जो करंट है वो नॉन इन्वर्टिंग में नहीं जाएगा। बाकी वीसीसी से जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनस साइन वाले टर्मिनल और प्लस साइन वाले टर्मिनल से करंट अंदर नहीं जाएगा। तभी संभव है जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहे। और आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि इसका गेन इनफाइनाइट हो जाए, भाई कम मेहनत पे आउटपुट ज्यादा मिल जाए। आप चाहते हो कि मैक्सिमम में लोडिंग बहुत ज्यादा कर ले, जितना भी आउटपुट में करंट ड्रॉ कर ले, यानी कि आउटपुट करंट आप इनफाइनाइट चाहते हो। या आउटपुट करंट इनफाइनाइट तभी हो सकती है जब आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट लोडिंग करने के लिए। तो इनपुट में रेजिस्टेंस कम चाहिए, आउटपुट में इनपुट में रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, आउटपुट में रेजिस्टेंस कम चाहिए। इनपुट में करंट ना देना पड़े और आउटपुट में जितना मर्जी उतना करंट हम खींच सकें और गेन इनफाइनाइट कर दे। साथ ही साथ इसका फ्रीक्वेंसी भी रेंज इनफाइनाइट रहे, यानी 0 हर्ट्ज से लेके इनफाइनाइट हर्ट्ज तक ये काम कर सके। यही आपको एक्सपेक्ट करके काम कर रहे होते हैं। तो यही सब एक हम मान के चलते कि हमारे आप पंप में होना चाहिए। अब इसी को कंक्लूड करके हम कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज लिख दें तो आपके स्क्रीन पे ये विजिबल हो जाएगी। व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर ओपैम्प सर्किटरी। हम चाहते हैं कि वोल्टेज गेन इनफाइनाइट रहे, यानी कि A इज इनफाइनाइट। हम चाहते हैं इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, दैट मीन्स कि आपकी जो RI है, R इनपुट इज इनफाइनाइट। आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो चाहते हो, R आउटपुट इज जीरो। इनफाइनाइट बैंडविड्थ, यानी कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट अगर हम कैलकुलेट कर लें वो भी इनफाइनाइट चाहिए होगी। CMRR इनफाइनाइट चाहिए, यानी कि रिजेक्शन रेशियो तो इनफाइनाइट हो, नॉइज जरा भी आए तो आउटपुट आने ही नहीं देने का, नॉइज को तो खत्म ही कर देने का है। तो CMRR कॉमन मोड भी इनफाइनाइट चाहिए। इनफाइनाइट स्ल्यू रेट, यानी कि बिना किसी समय लॉस के ही आउटपुट इनफाइनाइट मिल जाए, तो आप चाहते हो स्ल्यू रेट जो है आपकी वो भी इनफाइनाइट चाहिए। एंड जीरो इनपुट करंट, तो आई ओ जो एवरेज करंट हो या जो डिफरेंस करंट आप बोल सकते हो, ये आपको जीरो चाहिए होती है, करंट इनपुट में नहीं जाए। ये डायरेक्टली रिलेटेड है इस वाले से। एक चार्ट बना के भी शो किया जा सकता है जो इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने इनपुट करंट वाले को ब्लैक से थोड़ा हाईलाइट कर रखा हुआ है ताकि आपको ध्यान रखे इनपुट करंट जीरो, दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू डिस्कस अबाउट अस। यही हमारे कैलकुलेशंस में ओपैम्प के न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे इसको। तो ये ध्यान में रखने वाली बात आपके लिए रहेगी। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ओपैम्प पे एक नोट वापस से कंबाइन करते हैं कि हमारे अभी तक हमने क्या देखा इसके लिए। पहला वाला पॉइंट हमने पहले डिस्कस कर ही रखा हुआ था कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, डिफरेंस भी रहेगा और एम्पलीफाई भी करेगा। डिफरेंस का मतलब हो गया कि आउटपुट विल बी गेन, यानी एम्पलीफायर है, और डिफरेंस यानी कि VIO क्या होता है? पॉजिटिव पिन और निगेटिव पिन के बीच का डिफरेंस, यानी कि 2 नंबर की पिन और 3 नंबर की पिन का डिफरेंस। सेकंड वाली पॉइंट पर विवेचना करनी है कि ओपैम्प जो डीसी कपल्ड हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर, डीसी कपल्ड यानी कि आप जो पॉजिटिव 15 वोल्ट और निगेटिव 15 वोल्ट इसके VCC पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जो मैं शो कर रहा हूँ, दिस वन VCC पॉजिटिव एंड VE निगेटिव, ये डीसी कपल्ड हो गया, हाई गेन है। इसका जो A था वो आप देखा ही आपने कि 2 × 10⁵ के आसपास जाता है, बहुत हाइयर वैल्यू है इसकी यहाँ पे। और डिफरेंशियल इनपुट है, डिफरेंशियल इनपुट मतलब कि 2 इनपुट्स होंगे, एक पॉजिटिव पिन का इनपुट होगा जिसको हम बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग, एक निगेटिव पिन का इनपुट होगा जिसको हम बोलेंगे इन्वर्टिंग, एंड सिंगल एंडेड आउटपुट, आउटपुट एक ही टर्मिनल पे मिलेगा। तो ओपैम्प के बारे में ये 2 लाइनें जानकारी रखेंगे। अब इसके आधार पर हम इक्विवेलेंट सर्किट अगर इसकी हम ड्रॉ करने बैठे हैं तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगी? बाहरी खांचा तो आपको ध्यान है ही कि दिस खांचा इज, अभी तक हम देखते चले आ रहे थे, लेकिन इनपुट में क्या है कि इसका वोल्टेज रिलेट करके रखना पड़ेगा, दैट इज ए डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो अंदर में हम क्या क्रिएट कर देंगे यहाँ पे, निगेटिव वाले टर्मिनल से, इसको माइनस थोड़ा ऊपर क्रिएट कर देता हूँ, प्लस थोड़ा नीचे रख देता हूँ, माइनस और प्लस टर्मिनल के बीच में आपके पास में एक मिल जाएगा इनपुट रेजिस्टेंस, दैट विल बी कॉल्ड एज R इनपुट, जो कि आप चाहते हो कि इनफाइनाइट रहेगी। और इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो इनपुट आप दोगे दैट इज योर VIO, यानी V इनपुट डिफरेंस हो जाएगी, ID बोल देता हूं इसको, इनपुट ऑफ डिफरेंस। आउटपुट मिल रहा होगा तो V बस प्लस और माइनस हमने तो हाईलाइट कर ही रखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, जो आप देख रहे होगे VCC प्लस और VE माइनस जो आपको दिख रही है।
साथ ही साथ यहाँ पे जो गेन मिलेगी उस गेन को मैं यहाँ पे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जो कि यहाँ एक टर्मिनल से हम ग्राउंड करके रखेंगे। दैट विल बी योर गेन टाइम्स वी इन, इनपुट जो दे रहे होगे वो कुछ एम्पलीफाई करके मिलेगी और यहाँ पर एक आउटपुट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। दिस इज योर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन ओप एम्प। इस जी वी इन को मैं इस साइड से लिख देता हूँ, जी वोल्टेज इनपुट ऑफ डिफरेंस। इसके इनपुट डिफरेंस पे आपको आउटपुट मल्टीप्लाई करके मिलती है। आर आउटपुट का आप चाहते हो कम रहे, आर इनपुट का चाहते हो कि ज्यादा रहे, ये रहे इक्विवेलेंट सर्किट। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए। यहाँ तक की पूरी कहानी आपके ओप एम्प से रिलेटेड थी। एक आइडियल ओप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वह आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इक्विवेलेंट सर्किट ध्यान में रखनी है और साथ ही साथ जो हमने डेफिनेशंस अभी देखी, CMRR क्या होती है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, स्लीव रेट, बाकी इत्यादि जो भी डेफिनेशंस को आपको ध्यान में रख के चलना है। यहाँ पे लेक्चर को ओवर करते हैं। किसी को डाउट है तो पूछिए मित्र।